चलिए बच्चे लोग सब तैयार हो जाइए। आज जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 5 में जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है। जल्दी देखो, भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत नामक जो बुक है हमारा, क्योंकि हमारा 2 बुक है, तो इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना। इकाई 3 यूनिट 3 में चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, ठीक है। इसका नाम क्या है? प्राथमिक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? प्राथमिक क्रियाएं, ध्यान रखिएगा। तो प्राथमिक क्रियाएं पहले जान लीजिए। वैश्विक क्रियाएं जिसका संबंध किससे हो? प्रकृति से हो। किससे हो? प्रकृति से हो। वे सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाएं कहलाती है। हालांकि इसका डेफिनेशन भी आगे दिया हुआ रहेगा, हम लोग जानते हैं। आज देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि मानव क्रिया के बारे में, कि मानव क्या क्या करता है, उसकी कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। मानव के वो क्रियाकलाप या कार्यकलाप, एक ही बात है, क्रियाकलाप लिखा हो या फिर कार्यकलाप, एक ही बात है। मानव के वो कार्यकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? आय, इनकम जनरेट होता है, क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जिससे आप इनकम कमा लिए, जिस क्रिया को करके आप इनकम कर लिए, वह क्रिया कौन सा क्रिया कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। तो आखिरकार आर्थिक क्रिया कौन करता है? मानव करता है। आर्थिक क्रियाएं कौन करता है? मानव। तो इसे हम आर्थिक क्रियाएं 4 वर्गों में बांटा गया, तो हम इसे बोल सकते हैं कि मानव की कितने क्रियाएं होती है? 4 प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो आर्थिक क्रियाएं जो 4 भागों में बांटा गया, कौन कौन सा? प्राथमिक क्रियाकलाप, ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं एवं चतुर्थ क्रियाएं, ये 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक। देखिए, प्राथमिक क्रियाएं जो है वो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण बोले तो प्रकृति, ठीक है। अगर पर्यावरण इस क्रियाकलाप को क्या करती है? प्रभावित भी करती है। इतना जान लीजिएगा कि अगर पर्यावरण या हमारी प्रकृति हमारा साथ ना दे, जैसे कि वर्षा अगर सही टाइम पर ना हो, तो फसल का उत्पादन भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कृषि कार्य करके अपना इनकम जनरेट करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग पशुपालन का कार्य करते हैं, तो पशुपालन में प्रकृति का क्या लेना देना है? लेना देना, क्योंकि प्राकृतिक घास तो प्राकृतिक रूप से वो निकलते हैं और वही लोग, जानवर लोग क्या करते हैं? उसको खाते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कृषि के साथ साथ पशुपालन में क्या है? प्राथमिक क्रियाएं आता है। अब देखिए, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधन, ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक क्रियाएं जो है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है पूरी तरह से। क्योंकि हम पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग करते हैं। पृथ्वी के संसाधन में क्या आता है? भूमि, जल, वनस्पति, भवन निर्माण की जो सामग्री होती है, जो रॉ मटेरियल होता है, वे सभी खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती है। इसे हम कहते हैं क्या? प्राथमिक क्रियाकलाप। देखिए, इस प्रकार के क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आता? आखेट। क्या आता है? आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब शिकार करना, भोजन संग्रहण करना, ठीक है। शिकार करके या फिर जंगलों में जो फल फूल होता है तो क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, तो इसे कहते हैं भोजन संग्रह करना। पशुचारण, पशुओं को हम क्या करते हैं? चराते हुए ले जाते हैं जगह से दूसरे जगह। इस तरह से भी मानव अपना जीवन यापन करता है। मछली पकड़ना, मछली भी जल में ही पाला जाता है। तो जल किसका रूप है? प्रकृति का ही एक तरह से रूप है, प्रकृति द्वारा ही हमें प्रदान किया गया है। वनों से लकड़ी काटना, ये भी प्रकृति से क्या है? जुड़ा हुआ है। कृषि एवं खनन कार्य, तो खेती भी हम करते हैं तो उसी भूमि पर करते हैं। जल प्रकृति पर्यावरण के माध्यम से हमें मिलता है, तो हमारा कृषि होता है। खनन कार्य, भूमि के अंदर भूमि के गर्भ में छिपी हुई जो खनिज संसाधन है, उसको हम खनन करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। तो कहीं ना कहीं खनन कार्य भी क्या है? सम्मिलित किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। तो आ जाएगा बात कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप नहीं है? तो नहीं है तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन जो भी हो, चाहे वो कृषि हो, खनन हो, ठीक है ना, पशुपालन हो, मछली पालन हो, कुछ भी हो,
चौथा जो है इनमें से नहीं होगा। यानी वैसी क्रियाएं जिसका संबंध पर्यावरण या प्रकृति से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, वो प्राथमिक क्रियाकलाप में नहीं आता। यानी कि वैसी क्रियाएं जो पर्यावरण प्रकृति से संबंधित हो, उससे जुड़ा हुआ हो, वो सभी क्रियाएं क्या कहलाएगा? प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए, मछली पकड़ने एवं कृषि करने का कार्य क्रमशः देखिएगा तो तटीय एवं मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करते हैं, ये बात समझिए। आखिर मछली पकड़ने का काम ज्यादातर तटीय मैदानों वाले लोग करेंगे, है ना। क्रमशः बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि शुरू में लिखा क्या है? मछली पकड़ने वाले, और बाद में क्या है? कृषि करने वाले। तो मछली पकड़ने वाले जो है तटीय इलाका, जैसे कि जो भारत का समुद्री इलाका है, तो ज़्यादातर मछुआरे आपको समुद्र के तट के किनारे रहने वाले जो लोग हैं ना, वही लोग ये काम करेंगे, मछुआरे लोग मछली पकड़ेंगे, ठीक है ना। हमारे देश में अधिकांश मछली जो है सो साउथ इंडिया से आता है, क्योंकि वही समुद्र तट है, तो सभी लोग समुद्र की मछली को वहीं से पकड़ करके बाकी देशों में क्या करते हैं? देशों में बेचते हैं। वहीं अगर देखा जाए कृषि कार्य, तो कृषि कार्य ना तो पहाड़ी में होगा, ना तटीय में ज़्यादा होगा, ना ही पर्वतीय में होगा, ठीक है ना, बल्कि कहाँ होगा? मैदानी भागों के निवासी करते हैं। तो जरा सोचिए, यहाँ सवाल पूछ रहा है कि मछली पकड़ने का काम और कृषि करने का काम, ठीक है ना, तटीय और मैदानी भागों के निवासी ही क्यों करती हैं? आखिरकार ऐसा क्या है? वे कौन से भौतिक और सामाजिक कारक है जो विभिन्न प्रदेशों में प्राथमिक क्रियाओं के प्रकार को निर्धारित करते हैं? तो भौतिक कारक यह है कि उस क्षेत्र का, जहां का जमीन समतल होगा, मैदानी होगा, वहां पे लोग कृषि करेंगे। अब बताइए वहां पे मछली कैसे पकड़ेगा? वहां पानी नहीं है, तो समझ गया ना। लेकिन अगर तटीय इलाके में चले जाओ, यहाँ तो वर्षा बहुत ज़्यादा होता है या फिर होता ही नहीं है, ठीक है ना, अधिक वर्षा होता है समुद्र के किनारे, इसलिए तो वहाँ कृषि कार्य अच्छा से नहीं हो पाता। लेकिन वहाँ का जो तटीय इलाके लोग होते हैं, उनका जो जीवन जो चलता है, जो आजीविका है या मुख्य रोजी रोटी जो है, वो सबसे ज़्यादा क्या है? मछली पकड़ना। बहुत ही कम मेहनत में या बहुत ही आसानी से वे लोग मछली को पकड़ लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कई बार तो कई सारी मछली जो है वो समुद्र के लहरों के माध्यम से किनारे तट पर फैल जाते हैं। सब जितना भी परिवार के बाल बतरू होते हैं, सब लोग क्या करते हैं? चुनना शुरू कर देते हैं, दनादन टोकरी में भरना शुरू कर दिया, कम मेहनत में जमा कर दिया, जाकर के 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये किलो में मछली बेच दिया। तो तटीय इलाके लोग मछली पालन और मैदानी क्षेत्र के लोग कृषि कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये भौतिक कारक हुआ। कौन सा कारक? भौतिक कारक, क्योंकि भौतिक रूप से स्थल जो है, भू आकृति है, जैसा होगा वहाँ के निवासी वैसा ही कार्य में लगे होते हैं। अब पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाओ तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग क्या कृषि करेंगे? वहाँ मछली पकड़ेंगे। मछली कहाँ पकड़ेंगे? ऊपर चोटी में रहेगा, नीचे खाई में जाएगा मछली पकड़ने के लिए, तो मछली अपने बन जाएगा वो, है ना। तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग क्या करेंगे? वो पशुपालन का काम करते हैं। क्या करते हैं वो लोग? पशुपालन का काम ज़्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि मानव का जो क्रियाकलाप जो निर्धारित होता है, वो हमारे भौतिक कारकों में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जिस क्षेत्र का भौतिक कारक जैसा भी हो, उसका भौतिक अवस्था जैसा हो, वहाँ के प्राथमिक क्रियाएं के लोग वैसे ही काम करते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोग, उनका कार्य क्षेत्र घर के बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। एक सवाल आ गया, देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले वे लोग जिनका कार्य उनके घर से बाहर होगा, ऐसे श्रमिकों को, ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? वैसे श्रमिक जो प्राथमिक कार्यों से जुड़ा होता है, लेकिन अपने घर से बाहर के क्षेत्रों में वो क्या करता है? काम करता है। ठीक है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन को पूछा जाता है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक युग से, यानी कि जब मानव का विकास होना शुरू हुआ, उसी समय से ही जो आदिमकालीन मानव है, यानी शुरुआती मानव, जब बंदर से धीरे धीरे क्या बनने लगे? मानव का रूप लेना शुरू किए, तो ऐसे मानव को हम क्या कहते हैं? आदिकालीन मानव या आरंभिक मानव। ठीक है ना, आरंभिक मानव या फिर आदिकालीन मानव। ये अपने जीवन निर्वाह करने के लिए, जीवन निर्वाह मतलब अपना जीवन जीने के लिए, अपने समीप के वातावरण, यानी अपने आसपास का जो उसका वातावरण है, उस पर ही निर्भर रहता था, उस पर ही निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह जो है
दो कार्यों द्वारा होता था। पहला, पशुओं का आखेट कर, अर्थात पशुओं का शिकार कर, ठीक है ना, अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि आरंभिक काल के जो मानव थे या आदम काल के जो मानव थे, इन लोगों को कृषि पद्धति का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए ये मानव जो है पशुओं का क्या करते थे, आखेट करते थे, उसका शिकार करते थे। और दूसरा जो इसका कार्य था, अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित करना, यही इसका दूसरा कार्य था। तो रोज रोज तो भैया पशु कहाँ मिलेगा ही नहीं, तो वहां कहाँ शिकार करेगा। तो रोज लोग का समझ रहे ना, रोज पार्टी चलेगा उन लोगों का, नहीं ना, कभी कभी नहीं मिलेगा। तो कभी जानवर भी विचार होते, बाबू उधर मत जाओ, हमारा फलाना जो था ना पटना दरबार, वो गायब हो गया, उधर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो जानवर भी होशियार हो जाते हैं, उधर जाते तो गायब हो जाता आदमी, उधर नहीं जाएंगे। तो वहाँ के जो आदिमकालीन मानव थे वो क्या करेंगे, लास्ट में जब कोई शिकार नहीं मिलेगा तो वे आज जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के फल होते हैं, तो वे उन सभी को क्या करते हैं, इकट्ठा करके और रखते थे और अपना जीवन यापन करते थे। कभी कभी उन लोग का पार्टी हो जाता था सप्ताह में 1-2 बार, है ना, क्या शिकार कर लेते थे कभी कभी, बाकी रोज तो दाल चावल चलता ही था, ठीक है ना। हाँ, वो लोग मंगल शनिचर जानता हो चलो आगे देखो, आगे क्या कहता है, आदिमकालीन समाज यानी कि आरंभिक समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। जो शुरुआती मानव था वो किस पर निर्भर था, जंगली पशुओं पर निर्भर था। अति शीत समझते हो कि नहीं, यानी अधिक ठंडा एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। क्योंकि जहाँ अधिक बर्फ पड़ेगा तो जो फल लटकल होगा वो सब गिर जाएगा नीचे, नहीं, और जहाँ गर्म रहेगा उस समय जब पतइये सुखा जाएगा सब, तो वहाँ फल कहाँ से लगेगा। तो अधिकांश वहाँ के लोग क्या करते थे, आखेट करते थे, मतलब शिकार करते थे। और जहाँ का वातावरण या यहाँ का जलवायु न ज़्यादा गर्म थी न ज़्यादा ठंडा था, वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे होते थे, तो फल फूल के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। तकनीकी विकास के कारण, ध्यान समझिए, तकनीकी विकास के कारण हालांकि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया। मत्स्य ग्रहण का मतलब हो गया यहाँ पे मछली पालन, मछली ग्रहण करना। तो जलों से, जलाशयों से मछली को भी पकड़ना क्या किया, धीरे धीरे फिर शुरू कर दिए, उनका पालन पोषण करना भी शुरू कर दिए। तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। आदिकालीन मानव भी करते थे और आज के मानव भी जो तटवर्ती इलाके में होते हैं, वो जो जलाशय या नदी समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग आज भी क्या करते हैं, मछली पकड़ करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। आ रहा समझ में, चलिए। अवैध शिकार के कारण, ध्यान समझिएगा, अवैध शिकार के कारण जीवों की नई जातियां या तो लुप्त हो गई या संकट उत्पन्न हो गया। उसके लिए क्या हो, संकट उत्पन्न हो गया। देखेंगे आज भी, क्योंकि अगर पहले के जमाने के लोग इतना शिकार कर लिए कि कुछ ऐसे जानवर हैं जिसकी प्रजाति बिल्कुल ही लुप्त हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई, बिल्कुल लुप्त हो गया। अब देखिए आसपास के, पहले हम लोग को हमारे इलाके में गिद्ध और चील दुनिया भर का मिलता था, कहीं जानवर मिल जाए तो उसे नोच नोच के खा जाते थे। लेकिन आज देख लो कहीं भी चील और गिद्ध नजर नहीं आता। 1-2 चील तो नजर आ जाएगा, लेकिन गिद्ध बिल्कुल नजर नहीं आते, ठीक है। जंगलों के कई प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जो बिल्कुल साफ हो गया, अब मिलते भी नहीं है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे कानून बनाया गया कि जंगली या वन्य जानवरों को मारना क्या कानूनन जुर्म है। तभी जाकर के क्या होगा, हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर इंसान जंगल से जानवरों को साफ कर देगा शिकारी, तो बाकी जो बचे इंसान है ना, वो जंगल भी साफ कर देगा। और देखिए जंगलवा साफ हो जाएगा तो ये हमोनियो साफ हो जाएगा, जान लीजिए, है कि नहीं। क्योंकि जब मानव शिकारी लोग जंगल से जानवर को हटा देंगे, मार देंगे, शिकार कर लेंगे, तो जंगल में कोई तरह का डर रहेगा नहीं रहेगा। उसके बाद सब ले जाएंगे अपना औजार लेकर के और कटाखट सब जंगल क्या करेंगे, साफ कर देंगे। जंगल साफ, पर्यावरण प्रदूषित, पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित। एक समय आएगा ऐसा कि हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। इसलिए धरती पर जीवन को बचाए रखने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। चलिए आगे देखिए,
आगे कहता है प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे। बात समझिएगा, जो आदिकालीन मानव था ना, ये जो शिकार करते थे वो किससे करते थे? पत्थर या फिर लकड़ी के बने औजार से करते थे। तीर इत्यादि का प्रयोग करते थे, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या सीमित रहती थी। भारत में शिकार पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया है? सवाल लगाओ। इसलिए लगाया गया है ताकि कम से कम जो जीव संरक्षण हम लोगों ने एक योजना चलाया है, जंगलों में उस जंगली जीवों को संरक्षण प्रदान कर सके, क्योंकि जंगल में रहेगा जीव तो हमारा जो है मौसम या फिर हमारी जो पृथ्वी है ये कम से कम साफ सुथरी बनी रहेगी। नहीं तो जंगलों में जीव नहीं रहेंगे तो जंगलों का नाम निशान या होगा मिट जाएगा, और जब जंगल का नाम निशान मिटेगा तो मानव का भी नाम निशान मिट जाएगा। ये याद रखिएगा। आगे देखिए, भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं। ये वैसी क्रियाएं हैं जो अभी भी क्या है हमें ज्ञात है, ठीक है ना। ये लोग आखेट करते थे और क्या करते थे? संग्रहण। क्या करते थे? संग्रहण। विश्व के विभिन्न भागों में यह कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है। यह कार्य कठोर जलवायु दशाओं में किया जाता है। जहाँ की जलवायु दशा कैसी होगी? कठोर। कठोर मतलब जहाँ पर अधिक गर्म होगा, जहाँ पे अधिक सर्दी होगी, वहाँ के क्षेत्रों में शिकार अधिक मात्रा में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग करते हैं। इस तरह के कार्य कौन करेंगे? जो आदिमकालीन समाज के लोग रहते हैं ना, जहाँ पर वही लोग करेंगे। अब देख लो, भारत के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो डेवलप नहीं। आप चले जाओ जैसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में, आज भी वहाँ के लोग जो है सो इस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी से दूर दूर का इसका कोई वास्ता नहीं है। आज भी जंगल पर निर्भर है, जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी ये बना हुआ है। ये लोग अपने भोजन, बदमाशी करो पिटा जाओ, ध्यान। आज भी ये लोग क्या करते हैं? भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं और एवं वनस्पतियों का क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं। आज भी शरण, शरण मतलब होता है रहने के लिए, आवास, अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीक ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती है। किसमें? आखेट एवं संग्रहण, यानी वनस्पति और पशुओं पर जो निर्भर होते हैं ना, उसमें हम कभी भी क्या करते हैं? अधिशेष। भोजन जो है अधिशेष का मतलब होता है कि बहुत सारा बच जाए, खाएंगे आराम से, बढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई पशु है, शिकार हुआ तो भरपेट खाएंगे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत। उत्पादकता भी क्या होता है? प्रति व्यक्ति कम होता है। ऐसे लोग को अगर कुछ खाना मिल जाए ना कभी, जब पशु तो ऐसे खाने लगता है ये लोग खुद जानवर बन गया, 10 मिनट में पूरा शिकार गायब, है ना। बहुत जल्दी जल्दी खाएंगे। आगे देखो, तो आखेट और संग्रह समझ आ जाएगा। सवाल ये पूछ लेगा कि आदिमकालीन मानव जो है अपना जीवन यापन कैसे करते थे? तो आखेट और संग्रहण के माध्यम से करते थे। क्लियर? आगे अब देखो, इस चित्र को देखो। इस चित्र में क्या दिखा रहा है कि मिजोरम में संतरे एकत्रित करती महिलाएं संतरे को तोड़ करके जमा कर रही है। आगे देखिए क्या कहता है इसमें कि भोजन संग्रह विश्व के 2 भागों में किया जाता है। भोजन को संग्रह जो है आज भी विश्व के 2 भागों में किया जाता है। उच्च अक्षांश क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उच्च अक्षांश से हम समझ रहे हैं ना, यानी ध्रुवीय प्रदेश, ठीक है ना। तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया यानी ऊपर का हिस्सा, सब के सब ऊपर का हिस्सा, ठीक है, एवं दक्षिणी चिली आते हैं, दक्षिणी चिली आते हैं। और दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, उसके कटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश आता है, जहाँ पे आज भी भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है, ठीक है। आज भी ये प्राकृतिक रूप से देखा जाए या फिर नॉर्मली देखा जाए तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रकृति के द्वारा या फिर खुद के रोपने के माध्यम से या लगाने वनों का या फिर कोई ऐसे फसल का जो वृक्षारोपण करके ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है।
आगे कहता है आधुनिक समय में अगर देखें तो भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। भोजन संग्रह अपना जीवन यापन करने के लिए करते थे पहले, लेकिन आधुनिक समय में जो भोजन संग्रह का कार्य है ये कुछ हिस्से में क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया। अब इनको जो है संग्रह करके और इसको क्या करते हैं, कहीं और पे बेच देते हैं। तो उस समय उसका जीवन यापन का तरीका था, आज क्या हो गया, इसका व्यापारीकरण हो गया। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल और औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। इसका अगर उदाहरण दें, जैसे कि चाय पत्ती है ना, पौधे को एक बार रोपण कर दिए, उसके बाद हर एक बार उसमें पत्ता आता रहेगा, तोड़ करके इसको व्यापार करते रहे। जबकि इस तरह से फूल पत्तियों को जमा करना, फलों को जमा करने का काम होता था केवल अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन आधुनिक समय में अब इसका क्या हो गया, व्यापारीकरण हो गया। पौधे के विभिन्न भागों का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर देखिए, छाल का जो उपयोग है वो कुनैन, चमड़ा तैयार करना है ना, काट के लिए, पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ, दवाइयाँ है ना, कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे को कपड़ा बनाने, दृढ़ फल को भोजन एवं तेल के लिए, पेड़ के तने का उपयोग रबड़, वलाटा, गोंद, राल बनाने आदि के लिए किया जाता है। यानी कि अलग अलग पौधे अलग अलग कामों में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से वे उन देखा जाए वन्य उत्पादों या पौधों के माध्यम से, उसके विभिन्न उपयोगों के माध्यम से जीवन यापन नहीं करते सिर्फ, बल्कि क्या करते हैं, व्यापार करते हैं और उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं ऐशो आराम के माध्यम। ठीक है, तो जरिया भी वही है, बस केवल और केवल व्यवस्थाएं जो है वो बदल गया। तकनीकी विकास की वजह से सिर्फ जीवन यापन करते नहीं हैं, उसको सिर्फ अपने लिए सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि बहुत बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े बाजार को हम इसका जो है सो व्यापार भी करते हैं और इस तरह से जीवन यापन करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अगला पॉइंट छोड़िए, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। च्युइंगम आप लोग बहुत खाए होंगे ना, तो च्युइंगम को चबा लीजिए, चूसने के बाद देखिएगा ना मीठा उठा सब लगना बंद हो जाएगा। कितना चबाओ, कभी खत्म नहीं होगा, चबाते रहो, खत्म होगा नहीं, खत्म होगा। कभी सोचे हो कि जो शेष भाग जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं? क्या तुम जानते हो कि इसे चिकल कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? चिकल। जो च्युइंगम चबाने के बाद जो शेष भाग बच जाता है, खत्म, चबाओ, चबाते रहो। कई बार तो क्लास में बैठ के लोग चबाते हैं, उसको सीधा कहते हैं जाओ यहाँ बाहर, है ना, उसको क्या बोलते हैं? चिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकल। ये किससे बनता है? देखिए, जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है, जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। क्लियर? सवाल कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, आपके बुक में है तो आप पढ़ लीजिए। देखिए अब जो बताने जा रहे हैं कुछ मानचित्र है, इस मानचित्र को अगर आपको अच्छे से समझना है तो निर्वहन संग्रहण के बारे में जानना जरूरी है। पहले उस पॉइंट को शुरुआत करते हैं। देखिए, निर्वहन संग्रहण के क्षेत्र, हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है, आपके एग्जामों के लिए महत्व नहीं। छोड़ो, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा? पशुचारण। कौन सा पॉइंट? पशुचारण, जिसमें लोग पशुओं को चरा करके, पशुओं को पाल करके अपना जीवन यापन करते हैं। देखिए पशुचारण क्या है? कहता आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह ने जब ये महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, केवल शिकार करके हमारा पेट कभी भरता नहीं है और जीवन यापन नहीं किया जा सकता, तब ये मानव क्या किया? तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। क्या किया? पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। किसने सोचा? मानव ने। किसने सोचा? मानव ने सोचा। क्या सोचा? कि विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों ने, जो अलग अलग जलवायु दशा में रहने वाले जो लोग रहते थे, उन क्षेत्रों में पाए जाने पशुओं का चयन करके पालतू बनाया गया कि भाई इस जलवायु क्षेत्र में बताओ कौन सा पशु जिंदा रहेगा, उसी का जो है पालन करना शुरू कर दिया। ठीक है, भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन तथा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। या तो हम पशुपालन अपने निर्वहन के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए कर रहे हैं, और नहीं तो हम पशुचारण को व्यापारिक स्तर पर भी किया जा रहा है आज के समय में। देखिएगा पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर पठारी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा झुंड चलता है,
जानवरों का, चाहे भेड़ का हो, बकरी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, ऊंट का हो, ठीक है ना, सुअर का हो, ठीक है। तो सुअर लोग ही सुअर न खाएगा नहीं। तो ध्यान से समझो अच्छे से। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अधिकांश लोग जो है पशुपालन किस लिए कर रहे हैं? निर्वहन के लिए। लेकिन निर्वहन से जो अधिक हो जाता है फिर क्या करते हैं? उसको व्यापार भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको व्यापार। तो कहीं ना कहीं अब जो है मानव पशुपालन का कार्य भी कर रहा है। अगला पॉइंट आता है चलवासी पशुचारण। चलवासी, ठीक है ना। तो पशुचारण यहाँ पे दो टाइप का मिलेगा, एक चलवासी पशुचारण, एक वाणिज्यिक पशुपालन। दो टाइप के मिलेंगे, दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा। ये प्राचीन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? प्राचीन। पशुओं को चरा, मतलब कुछ नहीं करना है। अभी हम लोग कुछ पशुओं को कभी कभी चराने जाते हैं ना, तो अरे उधर भाग रहा है, उधर मारो, इधर लाओ, मतलब उसको गोल करके एक जगह रखेंगे, है ना। अब भैया गोल करके वहाँ रखो तो क्या मिलेगा? जहाँ चरा है घास को बार बार चराए चलेगा तो क्या पेट भरेगा? कुछ नहीं ना। तो सोचता है यार एक ही जगह पे गोल गोल करके रख ले, है ना, कोई खिला रहा है। जैसे कहने मतलब है कि आपको रोज 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 खाली दाल भात दाल भात दाल भात दाल भात चावल डाल देंगे, वो भी आ जाएगा ना। क्या बहुत मूड खराब है, आज नहीं बनाएंगे, आज जा रहे होटल में बैठ के खाएंगे, चिकन चावल, है ना, चिकन चावल खाएगा। देखो तो चिकन चावल खाओगे क्या होगा? आत्मा संतुष्ट, आज मजा आ गया। वैसे ही जानवर ये गोलियां करके उसको रख दिए, वो जिस दिन किसी खेत में उछल गया भरपेट खाएगा और उसके बाद लबालब खाएगा, है ना। चबाए या ना चबाए, जानवरों में खूबी ये भी है ना कि गटक गटक क्या करता है, लोग लील जाता है, मतलब अंदर कर लेता है। उसके बाद आराम से बैठेगा ना घर में, तो ऐसे करेगा आराम से। क्या करता है लोग? चबा के पचा लेता है अपना खाना। हम लोग ऐसा करेंगे, हम लोग ऐसा करेंगे तो पता चला कि जो भी अंदर गया वो सब क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो जानवरों में क्या है? खूबी है। देखो कहीं ना कहीं बदमाशी नहीं। चलवासी पशुचारण कैसी पद्धति है? प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा, जिसमें पशुचारक मतलब जो पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं, अपने भोजन वस्त्र शरण और औजारों एवं यातायात के लिए पशुओं पर ही निर्भर रहता है। रहने के लिए भैया हम यहाँ से ले गए, देखिए भोजन कुछ लेके जाना है, कहीं कुछ अगर चावल दाल कहीं मिल गया तो खा लिए, बना करके नहीं मिला तो भैया औजार ले गए, वो खत से उड़ाए, जंगल से कोई लकड़ी तोड़े और झोल झाल के सब खा गए, है ना। तो भोजन भी उसी से मिल जाता था, समझ गए? भोजन भी उसी से मिल गया। वस्त्र भी, अगर पहले प्राचीन काल के मानव देखे तो उसी का चमड़ा से क्या करते थे? कपड़ा पहन लेते थे, है ना। अब जो इसको क्या करते हैं? बेच देते हैं। क्या करते हैं? इसको अब बेच देते। मारने करने की जरूरत नहीं है, वस्त्र चमड़ा की जरूरत नहीं है, गोटे बेच दो इसको, जाओ। कितना भैया? 5000। दशहरा में इस बार तो खूब उड़ा होगा ना। अब देखो यातायात भी इसी पर करते थे ये लोग। जैसे गधे हैं, गधे को पाल लिए तो गधा ही है ना। गधा बहुत होशियार भी होता है। जैसे कहानी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। देखो व्यापारी क्या किया, उसको धोने का काम कर रहा था तो गधा होशियार था, लेके जाता तो सामान। एक दिन ये नमक ले गया तो बेचारा इतना भारी था, तो दस रुपये रोज मारता है, आज चढ़वे नहीं करें। गया नदिया में जाके बैठ गया, बैठने में उसको खूब हुरकुटा, उठ उठ उठ, उठ भी नहीं किया। और 10 मिनट में तो वो सब नमक जैसा गल गया। उसके बाद उठता कहता बड़ी मजा आया। बैठने के बाद जब उठा ना तो कहता दहिया कुछ हो गया, बहुत ही हलक हो गया। कहता अच्छा रुको। नौटंकी जो है बार बार करता था, नदी में जाके बैठ जाता था। कौन? गधा। तो व्यापारी बोला अच्छा रुको बेटा, तुम बहुत होशियार हो गए, गधे तो गधे रहेगा। अब उसके ऊपर रुआ बुला दिए हम, ठीक है। अब उभी गया और सब कुछ किया, जाके फिर नदिया में बैठ गया। अब रुआ से पानी भर गया, अब उठ रहा है। चला उठने का मन ही नहीं कर रहा उसको। किसको? गधे को। तो गधे तो भैया गधे ही रह गए, होशियार रहा कहाँ। यानी कुल मिला करके देखा जाए तो जो गधे को पालते थे उस पर आराम से बैठ के चलते भी थे। उन्हें भैया चल रहा है, बैठल चल भी रहा है। तो परिवहन के लिए भी पशुचारण का काम करते थे ये लोग, आने जाने के लिए। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी
चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होते थे, स्थानांतरित होते थे। जहाँ अच्छा चारागाह मिल जाएगा, जहाँ पानी की व्यवस्था होगी, समझ गए ना, जहाँ की गुणवत्ता अच्छी होगी, वे लोग उस जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते थे। आयरन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते थे। और इन पशु चारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते थे कि भैया हम जा रहे हो पहाड़िया किनारे चलाएंगे, वहाँ पे घास बहुत बढ़िया बढ़िया है। एक निश्चित क्षेत्र होता था, अपने पशुओं के साथ साथ वो पहुँचते थे वहाँ पे, वहाँ से फिर वहाँ, वहाँ से वहाँ, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँच करके अपना जीवन यापन करते थे। तो इसी पद्धति का नाम क्या पड़ गया, पशु चारण। क्या पड़ गया, पशु चारण। कोई दिक्कत? चलिए आगे अब देख लीजिए इसको कि चाचा क्या कर रहे थे। देखो चाचा डंडा लेके चल रहे को, ज्यादा बदमाशी करोगे ना 2 डंडा देंगे। वैसे है कौन सी भाई, ये भेड़ है। क्या ये भेड़ है, झुंड में जा रहा, देख लो कितना है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पशु चारण। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, पशु चारण। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी भेड़ों को पर्वतों पर ले जाते हुए चलवासी, है ना। तो ये क्या हो गया, ये चलने वाले चलते रहते चलवासी हो गया, और पशु को चराते इसलिए चलवासी पशु चारण हो गया। ठीक है। आगे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में गाय बैल प्रमुख पशु है। यहाँ भी क्वेश्चन बनेगा कि गाय बैलों को प्रमुख रूप से कहाँ पाला जाता है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाला जाता है। जबकि सहारा और एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी एवं ऊंट को पाला जाता है। कहाँ पर, सहारा और एशिया के जो मरुस्थल है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस पशु को पाला जाता है, भेड़, बकरी और ऊंट को पाला जाता है। जबकि तिब्बत एवं एंडीज के पर्वतीय भागों में याक, है ना, तो याक हुआ, लामा एवं आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाला जाता है। यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह का जलवायु होता है वैसा ही पशु वहाँ पे पाला जाता है। ठीक है। जैसे ऊंट को, उसको गर्मी के क्षेत्र में रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जिएगा। उसको ठंडा वाला प्रदेश में तो ठंड में मार देगा, उसके बाद 4 दिन में बहुत ठंडा वह गिर जाएगा, वहाँ पलेगा नहीं पलेगा। अब एक प्रजाति है पंछी, कौन सा, पेंगुइन, वो बर्फीले क्षेत्र में रहेगा, उसको गर्मी में ले आएंगे, सब 2 दिन झुला के मर जाएगा वो, है कि नहीं। तो जैसा पशु जिस तरह के जलवायु को पसंद करता है उस क्षेत्र में वैसे ही पशुओं को पाला जाता है। ठीक है। ये भी चीज पॉइंट वाली बात है, इसको ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा। आगे कहता है चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। चलवासी पशुचारण के कितने क्षेत्र हैं, 3 प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन सा, इसका प्रमुख क्षेत्र जो है वो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप में होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है। यानी कि अभी जो हमने यहाँ पे ग्राफ दिखाया था। और दूसरा यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश में है। जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका मेडागास्कर द्वीप पर है। अब देखिए इसका एक मैप दिया होगा, या तो आगे या फिर पहले ही दिया था। देखिए आगे, ये देखो, नहीं ये वो क्षेत्र नहीं है, ये वो क्षेत्र नहीं है। इसका मैप जो है वो आगे दिया होगा। देखिए यहाँ पे, हल्ला ना करो, ये रहा अटलांटिक तट से लेकर के अरब प्रायद्वीप, ठीक है ना। इधर एशिया, यूरेशिया का हिस्सा, टुंड्रा प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका के दक्षिण हिस्से में मेडागास्कर, इन क्षेत्रों में भी क्या आता है, चलवासी पशुचारण व्यवसाय को किया जाता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें नए चारागाहों की खोज में, ये पशुचारक, नए चारागाहों में खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं, यहाँ एक साथ कर दिया है, भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां क्या करते हैं, तय करते हैं। क्यों, ताकि उसके एक अच्छा चारागाह मिल जाए और वहां पे जाके काफी दिनों तक पशुओं को चरा सके। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चारागाह की ओर एवं शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चारागाहों की ओर प्रवास करते हैं। जब गर्मी पड़ेगा तो समतल यानी मैदानी भागों से कहाँ जाएगा, पर्वतीय भागों में,
और जब ठंडा पड़ेगा तो पर्वतीय क्षेत्र से कहाँ जाएंगे, मैदानी भाग में। इस तरह से वे अपना प्रवास करते रहते हैं, आना जाना करते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते रहते हैं। इनकी इस गतिविधियों को ऋतु प्रवास कहा जाता है। इसी गतिविधियों क्या कहते हैं हम लोग, ऋतु प्रवास। क्योंकि जो जलवासी पशुचारण होते हैं उनको पशुओं को चराने के लिए मैदानी भागों में उतना बढ़िया कहते हैं ना घास नहीं मिल पाता है, ये पर्वतीय क्षेत्र की ओर क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जलवायु थोड़ी सी ठंडी होती है तो वहाँ पे घास मौजूद होता है, तो वहाँ पे जाके चराते हैं। और जब शीत प्रदेश आता है, ठंडा का मौसम आता है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ पड़ जाते हैं तो वहाँ से वो निकले कहाँ जाते हैं, मैदानी क्षेत्रों में। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या कहा गया, ऋतु प्रवास कहा गया। इसका जो गतिविधि हुआ आने और जाने का ठंडा गर्मी में, ऐसे प्रवास को कहते हैं ऋतु प्रवास। भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, क्या समझिएगा, भारत के हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग है ना, ये सभी लोग जो है गर्मी के समय में, है ना, गर्मी के समय में ये लोग जो है सो मैदानी क्षेत्र से कहाँ चले जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, मैदान को छोड़ देंगे और पर्वतीय क्षेत्र पर निकल लेंगे। एवं शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से कहाँ चले आएंगे, मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार देखा जाए टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर और शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर जलवासी पशुचारकों का पशुओं के साथ साथ क्या होता है, प्रवास। तो पशु भी जाते हैं और पशु चारक भी चले जाते हैं। ठीक है, तो मौसम के अनुसार जहाँ पे जो पशु पाया जाता है उसी का जो है सो पालन किया जाता है। समझ में आ गया। अगला जो पॉइंट बनेगा ये हो गया जलवासु पशुचारण। अगला हमारा बनेगा वाणिज्यिक पशुधन पालन, पशुधन पालन। ठीक है, आज के क्लास का ये लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है ना, तो इसको देख लेते हैं एक बार, उसके बाद जो दूसरा टॉपिक होगा दूसरे क्लास में इसको मैनेज करेंगे। देखिए, जलवासी पशुचारण की अपेक्षा देखा जाएगा, इसकी तुलना में देखें तो वाणिज्यिक पशुधन पालन जो है अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। जलवासी में कोई पूंजी नहीं, कोई पूंजी जरूरत है क्या, अरे जो जानवर है उसको लेके निकाल लो बाहर, प्रकृति उससे घूमता फिरता रहेगा। लेकिन अगर हम पशुधन पालन करेंगे उसके लिए एक जगह निर्माण करते हैं, ठीक है, फार्म का निर्माण करते हैं, उसके लिए घास और चारा वगैरह व्यवस्था करना, उसके लिए तकनीक का व्यवस्था करना, रख रखाव सब चीज़ का व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसमें पूंजी की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता, पूंजी की। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। वाणिज्य पशुधन एक ऐसी संस्कृति है पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, क्योंकि वे लोग पशुओं को चराते नहीं, जबकि क्या है वे एक जगह पर फर्म बनाकर उसको पालते हैं। एवं फर्म भी अस्थायी होते हैं। फर्म में क्या होगा, अस्थायी, यानी एक ऐसा भवन बना देगा, है ना, एक फर्म बना देगा, उसी में सारी व्यवसायें किया जाता है। यह फर्म विशाल क्षेत्र पर फैले होते हैं, काफी बड़े पैमाने पर फैले होते हैं एवं संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे चराई यानी जानवरों को अगर चरवाने के लिए भेजना हो तो बहुत बड़े क्षेत्र में इसको बाउंड्री कर देगा और उसको खोल देगा, जाएगा सब चल के फिर अपने अपने केबिन में क्या होगा, घुस जाएगा। तो चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। कुछ पशुओं को अलग, कुछ पशुओं को अलग। बाड़ समझते हैं ना, यानी किसी बाउंड्री टाइप का कर दिया जाता है, पक्का नहीं तो कच्चा। कोई दिक्कत। जब चराई के कारण छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। वाणिज्यिक पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चारागाह की वहन क्षमता के अनुसार ही रखी जाती है। अब मान के चलो क्षेत्र जहाँ पर है 100 पशुओं चरने का स्थान है, वहाँ पर 500 पशु जा देंगे तो पता चला एक दिन भी चर नहीं पाएगा सही। तो जितना एरिया होता है उसी के अनुसार उसमें जो सब पशुओं को भेजा जाता है चरने के लिए, ताकि वो भरपेट अपना खा करके आ सके। यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। जैसे आज के डेट में देखिए हमारे आसपास में मुर्गी पालन है ना, वो भी क्या है इसी तरह का क्रियाकलाप में आता है। किसमें, वाणिज्य पशुधन पालन में, क्योंकि हमारा काम ही है, उसके लिए व्यवस्था फर्म रहता है, सारी व्यवस्थाएं देते हैं, ठीक है ना, और एक ही प्रकार का पशु को पाला जाता है। प्रमुख पशुओं में कौन कौन होगा, भेड़, बकरी, गाय, बैल, ठीक है, इसके साथ साथ घोड़े, इन सभी को क्या करते हैं, पाला जाता है। ठीक है,
इन सभी को क्या किया जाता है? पाला जाता है। देखिए इनसे क्या मिलता है हमें? इनसे प्राप्त मांस, खालें, उनको वैज्ञानिक ढंग से क्या करते हैं? संसाधित एवं डिब्बा बंद कर विश्व के बाजारों में निर्यात कर दिया जाता है। तो आप जान लीजिए बहुत से ऐसे पशु हैं, बहुत से प्रदेश में ऐसे होते हैं जहां पशुओं के मांस को भी पैक करके भेजा जाता है, अच्छी तरह से फ्रिज में रख करके, ठीक है। बहुत से ऐसे पशु जैसे गाय का पशुपालन करेंगे तो दूध का उत्पादन होगा, तो दूध के माध्यम से हम दूध भी बेच लेते हैं इसको डिब्बे में पैक करके, या उसके माध्यम से दही बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, समझ गए, पनीर बना लेते हैं, और उसको क्या करते हैं? पैक करके उसको बाहर के देशों में बेचते हैं। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या होता है। इस तरह के व्यवसाय में मुख्य ध्यान दिया जाता है किसके ऊपर? पशुओं के ऊपर। क्या क्या ध्यान दिया जाता है? उसके प्रजनन में, है ना, जननिक सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण, यानी कि अगर वो बीमार ना पड़े इसके लिए इसके सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है, उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है कि ये बीमार ना हो, बीमारी ना फैले, साफ रहे, स्वच्छ रहे, ठीक है ना। काफी अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है किसमें? वाणिज्यिक पशुधन पालन में। क्लियर? अब देखिए कहाँ किया जाता है? चलवासी पशुपालन का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, ठीक है, चलवासी पशुपालन का क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए वाणिज्यिक पशुपालन धन जो है, पशुधन पालन, ये कहाँ होता है? अलास्का के उत्तरी प्रदेशों में रेंडियर पालन, जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो में रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कहता है विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है? देख लो इधर, ये भी सवाल पूछ लेगा। पशुपालन जो है ना, वाणिज्यिक पशुपालन कहाँ कहाँ होता है? तो ये विश्व के, या जो है विश्व के न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्यिक पशुधन पालन किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे कौन से चीज का पालन किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये सभी बातों को भी पूछ सकता है। हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो कृषि का होगा। किसका होगा? कृषि, ठीक है। तो कृषि किसे कहते हैं, कितने प्रकार के कृषि होते हैं, ये अगली क्लास में हम पूरी तरह से कृषि के चैप्टर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में छोटा चैप्टर होगा, छोटा टॉपिक होगा खनन का, और पूरी तरह से क्रियाकलाप, जो प्राथमिक क्रियाकलाप है ये पूरी तरह से खत्म होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे इस वीडियो को, और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह क्लास या वीडियो जो है वो कैसा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।